नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होगी। तो बिना समय गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। निम्न में से किसका भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव पड़ा? इसमें ऑप्शन डी सही है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भारत का संविधान बन रहा था, किस किस देश के संविधान से कितनी कितनी आर्टिकल ली गई थी और किस एक्ट से कितनी आर्टिकल ली गई थी। तो सबसे ज्यादा भारतीय संविधान में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा है। लगभग 200 आर्टिकल भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इससे जुड़ी और कुछ खास बातें हैं। ये वाला सही ऑप्शन, ये वाला डी ऑप्शन सही है इसका। तो इससे और इम्पोर्टेंट चीज मैं दे देता हूँ बगल में। ये चीज बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लिखा हूँ, न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता ये यूएसए से लिया गया है। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान। जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति में। तो आपातकाल के दौरान क्या होता है कि जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं वो राष्ट्रपति उस अधिकार को भंग कर सकता है, मतलब कुछ समय के लिए उस अधिकार को छीन सकता है। ये शक्तियां जो है जर्मनी के संविधान से लेकर भारत के संविधान में डाली गई। कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान से जो है संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? जैसे कि सरकार के पास कानून बनाने के लिए 3 अलग अलग सूची है। पहली संघ सूची, इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरी जो है राज्य सूची है, उसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। तीसरी समवर्ती सूची है, उसमें जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है, लेकिन विरोधाभास की स्थिति में, मतलब कोई ऐसा कानून बने जिसपे राज्य सरकार सहमति न हो या केंद्र सरकार सहमति न हो, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। इन सबके बावजूद भी कुछ क्षेत्र बच जाते हैं, उसे अवशिष्ट क्षेत्र कहते हैं। और उन क्षेत्रों पे कानून बनाने का अधिकार जो होता है केंद्र के पास होता है। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है और रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। जापान से के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संविधान बनाना एक बहुत बड़ा कार्य था, क्योंकि भारत का संविधान इतना बड़ा संविधान है, इसको भी पढ़ना मुश्किल होता है। विश्व भर के संविधान को पढ़ के उसमें अच्छी बातें निकालना एक बहुत बड़ा काम है, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पूरा किया। भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किया गया। तो इसमें ऑप्शन ए है कि भारत सरकार अधिनियम 1919, दूसरा ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, तीसरा है भारत परिषद अधिनियम 1909, चौथा है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इन नियमों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे क्या है। तो सबसे पहले है 1919। 1919 अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस नियम के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद, दूसरी जो है केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे। इसमें अब इसको देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम की विशेषताएं थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें थी, जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। देखो पहले इसमें देखो शासन प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को पेश करने की पहला प्रयास हुआ, तो ये मिल रहा है। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ये सबसे बड़ा पॉइंट इसमें है, मतलब भारतीय लोगों को शामिल किया गया। इसका आंसर जो होगा बी होगा। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को जो है मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। और फिर आता है 1892। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। इस चारों के चारों नियम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें जो आंसर होगा ये सबसे सुटेबल है, बी वाला। तो बी आंसर सही होगा। इससे जुड़ी कुछ और बातें देख लेते हैं।
तो ये सब भी हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। इसका क्या काम था? इसमें मुख्य काम था कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। फिर 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम में क्या था? इससे मुख्य बात थी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। फिर आया था 1909 का ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहते हैं, तो 1909 याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है चेमफोर्ड मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार किसे कहते हैं, तो 1919 का अधिनियम होता है। इसके अंतर्गत द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत हुई थी। अक्सर पूछा जाता है तो द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत किस नियम के अंतर्गत हुआ था या किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, तो ये है 1919। और फिर ये पूछा जाता है भारत के संविधान बनाने में किस अधिनियम का ज्यादा योगदान है, तो 1935 का ज्यादा प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान पे। फिर अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित अधिनियमों में से वह कौन सा अधिनियम है जो भारत में सांप्रदायिक मतदाता की शुरुआत किया था, तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है इन सभी नियम का। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारत में किस अधिनियम के तहत द्विशासन की शुरुआत हुई थी, ये भी मैंने पहले ही बता दिया था। द्विशासन की शुरुआत जो है सबसे पहले जो है हुई थी 1909 को, जो है मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। तो इसमें जो है ये एक केंद्र के पास थी, एक केंद्र विधानसभा थी, एक राज्य विधानसभा थी। तो ये जो है डी वाला ऑप्शन सही। निश्चित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? निश्चित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपति सरकार दोनों लोग अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं। तो ऐसा पॉइंट कहाँ मिल रहा है? दोनों निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के अस्तित्व, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। तो अर्थव्यवस्था हमारी तीन प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, निश्चित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जिसमें देश की इकोनॉमी जो होती है वो पूंजीपतियों या जो है अमीरों के हाथ में होती है। और फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है ये क्या है, इसमें जो है इकोनॉमी का जो लीडरशिप होता है सरकार के पास होती है। तो इसका जो है इसमें फायदा ये है कि इसमें प्रॉपर लीडरशिप मिलती है, क्योंकि जो है प्राइवेट कंपनियां जो है धन पे नियंत्रण रखती हैं, प्राइवेट कंपनी हमेशा बनी रहेंगी। और ये जो है समाजवादी ये सरकार द्वारा स्थापित की जाए, जैसे पीएसयू हो गए भारत में, पीएसयू हो गया, ये सरकार द्वारा बनाई गई कंपनियां हैं। तो ये जो है ये जनता के हित के लिए ज्यादा काम करती है। तो इसमें क्या है, इसमें अस्थायी लीडरशिप नहीं होता। क्यों? क्योंकि सरकार हमेशा कुछ सालों में बदल जाती है अलग अलग देशों में, किसी में 5 साल, किसी में 6 साल, किसी में 4 साल, जैसे अमेरिका में 4 साल में चुनाव होता है, कहीं कहीं 6-6 साल में चुनाव होता है। तो समाजवादी जो है ये जो है जनता के भलाई के पे ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन इसमें प्रॉपर लीडरशिप नहीं होता। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ पैसे पे ध्यान दिया जाता है, पैसा बनाया कैसे जाए बस इसी ध्यान दिया जाए, इसमें प्रॉपर लीडरशिप होती है। लेकिन जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो निश्चित अर्थव्यवस्था है, इसमें पूंजीपतियों का भी और सरकार का भी योगदान होता है। तो भारत की जो अपनाई गई अर्थव्यवस्था है वो निश्चित अर्थव्यवस्था है। जैसे कि पीएसयू में क्या है 51% शेयर जो भारत सरकार का होता है, रेस्ट जो है प्राइवेट कंपनियों को होता है। तो जो रेगुलेटिंग होता है, रेगुलेशन होता है, वो भारतीय सरकार का रेगुलेशन अप्लाई होता है जिससे जनहित या जन कल्याण हो सके। तो भारत में जो यूज होता है वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर एक अर्थव्यवस्था में किसके आधार पर क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्रों और निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया, तो जैसा मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ, उद्यम के स्वामित्व आंसर इसका सही होगा। मतलब कि जो इंडस्ट्री होगा उसका स्वामित्व किसके पास है, इससे डिसाइड किया जाएगा कि वो जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है या निजी क्षेत्र की कंपनी है। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट होता है, सार्वजनिक मतलब सरकारी। तो इसमें मान लो हमारा बीएसएनएल हो गया, ये सरकारी है, और वहीं पे देख लो रिलायंस जियो हो गया, ये प्राइवेट है। तो उद्यम के स्वामित्व मतलब उसका मालिक कौन है, इसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि किस आधार पर, देखो पूछ रहा है क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। तो उद्यम के स्वामित्व के आधार पर मतलब उसका मालिक कौन है, कंपनी का मालिक कौन है, सरकार है तो सार्वजनिक क्षेत्र की है, प्राइवेट आदमी कोई है तो निजी क्षेत्र की है। तो स्वामित्व के आधार पर देखा जाएगा। फिर दोहरी अर्थव्यवस्था किसका एक मिश्रण है? दोहरी अर्थव्यवस्था एक अच्छा टर्म है। इसका मतलब होता है कि इसमें दो प्रकार के सेक्टर मिलाए जाते हैं। जैसे हर देश का अपना परंपरागत कुछ बिजनेस होते हैं और कुछ आधुनिक बिजनेस होते हैं। तो इसमें दो सेक्टर मिलाए जाते हैं, परंपरागत कृषि क्षेत्र और आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र। तो इसमें ऑप्शन जो है सी सही है। कोई देश आगे बढ़ता है तो उसमें कहते हैं दोहरी अर्थव्यवस्था। जैसे हो गया टेलीकॉम कंपनियां हो गई, और भारत की दूसरी एग्जाम्पल ले लें कृषि हो गया। तो कृषि जो है ट्रेडिशनल है भारत का, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। लेकिन उसी के साथ साथ जो है जैसे अभी मिसाइल से लॉन्च किया जा रहा है, दूसरे देशों को उपग्रह सैटेलाइट भेजा जा रहा है, तो आधुनिक क्षेत्र है ये।
और दोनों से पैसा कमाया जा रहा है। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोहरी अर्थव्यवस्था है। तो आप इस गेम को रोक के पढ़ सकते हैं, थोड़ी देर वीडियो पॉज करिए और पढ़ लीजिए। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र जिसमें पिछले दशक के दौरान उल्लेखनीय विस्तार से पता चला है, मतलब बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, ज्यादा ग्रोथ हुआ है। ये क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है इसमें ज्यादा ग्रोथ हुआ है। तो इसमें जो है तृतीयक श्रेणी का उद्योग मतलब टर्शियरी इंडस्ट्रियल में जो है टर्शियरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होता है तृतीयक श्रेणी का? तो इसका मतलब होता है तृतीयक उद्योग व्यवस्था का वह खंड है जो अपने उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें वित्तीय संस्थान हो गया, स्कूल हो गया, रेस्तरां हो गया, जैसे व्यवसाय की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसे तृतीयक क्षेत्र या सेवा उद्योग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सेवा मतलब इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। जैसे पढ़ाने में क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। और बैंकिंग ये भी सेवा है, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन ये भी एक सर्विस है। मतलब जहाँ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है उसको कहते हैं तृतीयक श्रेणी का उद्योग। जैसे अमेजन हो गया, ये सर्विस दे रहा है, फ्लिपकार्ट हो गया सर्विस दे रहा है, और ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। तो मतलब भारत में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक श्रेणी उद्योग का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है। फिर है एक साल में गर्मियों और सर्दियों के मौसम के कारण होता है, मतलब एक ही साल में सर्दी गर्मी होने का क्या कारण है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ये है पृथ्वी की अपनी झुकी हुई धुरी पर घूमना। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ये देखिए एक पिक्चर में ये जो है 23.5 अंश पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। तो जब सूर्य यहाँ रहता है तो देखो इस ध्रुव पे उजाला रहेगा, ये ध्रुव पूरा उजाले में रहेगा, लेकिन ये जो है ये वाला ध्रुव देखो अंधेरे में रहेगा, ये वाला। तो इसके कारण ही जो है सर्दी गर्मी होती है। देखो यहाँ पे जहाँ पे सूर्य किरणें सीधी पड़ रही हैं वहां पे तो गर्मी रहेगी, लेकिन जहाँ पे सूर्य किरणें सीधी नहीं पड़ रही हैं वहां पे सर्दी रहेगी। जैसे यहाँ पर इधर इस समय जो है सर्दी रहेगी, इधर यहाँ पे गर्मी रहेगी। लेकिन धीरे धीरे ये जैसे जैसे सूर्य के चारों ओर घूमती घूमती जाएगी अपने आप ये जो है पोजीशन बदलता जाएगा, और यहाँ पे रात हो जाएगी, यहाँ पे दिन हो जाएगा, और मौसम धीरे धीरे बदलता रहेगा। फिर आता है निम्नलिखित ग्रहों में से पृथ्वी की तुलना में आकार में छोटा कौन है? तो शनि ग्रह हो गया तो बड़ा है, नेपच्यून ये भी बड़ा है, शुक्र और अरुण ये भी बड़े हैं। तो ये जो शुक्र जो है ये छोटा है, देख लेते हैं। तो ये जो है मरकरी है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मार्स है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, और नेपच्यून है, प्लूटो है। तो इसमें जो है ये वाला ग्रह जो है वेनस जो है शुक्र जो है ये थोड़ा सा पृथ्वी से छोटा है। तो इसका ऑप्शन जो है ये सी ऑप्शन सही होगा। अग्रिम सूर्योदय और सूर्यास्त देरी आकाश में पाया गया की घटना के कारण होते हैं। जो सूर्यास्त होता है और सूर्योदय होता है उससे पहले जो है रेड कलर के दिखाई देता है, सूर्यास्त होता है तब भी, सूर्योदय होता है तब भी। तो घटना क्यों होता है? उसका मुख्य कारण है सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन जिसमें ऊर्जा का वाहक और प्रकीर्णन होने वाला विकिरण प्रकाश होता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये कह रहा है कि अगर कोई रेडिएशन आ रही है और यहाँ पे जो है कोई ऑब्स्टिकल पड़ गया, मतलब कोई कण पड़ गया, तो यहाँ से टकरा के जो है वो कई दिशा में बदल जाएगा। तो सूर्य जब नहीं निकला होता है तो उसके जो इन्वायरमेंट में जहाँ पे सूर्य दिखाई देता है वहां पे कुछ पार्टिकल इन्वायरमेंट बहुत सारे कण है, वहां से यह टकरा के, तो मान लो अगर यहाँ पे कोई आदमी जिसको सूरज दिखना चाहिए लेकिन यहाँ वाले को नहीं दिखना चाहिए क्योंकि किरण तैसे जाएगी, लेकिन यहाँ जब टकरा गई किरण तो यहाँ पर जो है वो विसरित हो गया इन दिशाओं में। तो वही प्रकाश जो है दिखता है सूर्य निकलने से पहले रेड रेड कलर का दिखता है, क्योंकि इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसी ऑब्जेक्ट पे टकराएगा तो वहां से स्कैटर मतलब छितर बितर हो जाएगी। प्रकाश चक्र पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करता है, इसे कहते हैं। एक को देखो यही है प्रकाश चक्र, एक यहाँ पर पड़ रहा है एक यहाँ पड़ रहा है, इन दोनों को उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इसका आंसर जो है सी होगा। वह ग्रह जो रोमन भगवान ज्यूस के नाम पर नामित किया गया था, तो आंसर है बृहस्पति। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, तो ये इसमें बृहस्पति होगा। निम्न में से जो सूरज के सबसे अधिक दूरी पर स्थित है
कौन से ग्रह है? तो मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, ये सब तो पास पास। नेपच्यून इसका आंसर सही है। तो देखते हैं, ये है आपका नेपच्यून। तो मंगल ग्रह, ये मार्स को मंगल कहते हैं, अर्थ पृथ्वी है, और बृहस्पति ये है, और नेपच्यून ये है। तो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर पे ये वाला है। तो इसका आंसर क्या हुआ? नेपच्यून। निम्नलिखित गैसों में से जो एक दहन के लिए समर्थक गैस है, इसमें आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, ये जो है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहां पे आग नहीं लगाई जा सकती। कहीं कोई चीज जल रही है तो वहां ऑक्सीजन होना जरूरी है। अगर वहां कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे तो आग बुझ जाएगी। तो जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड भर के रखा जाता है। जब आग लगती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ताकि आग बुझ जाए। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अग्निशामक यंत्र में क्या रखा जाता है, क्या होता है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर के रखी जाती है जो आग को जलने नहीं देता है, जबकि ऑक्सीजन क्या है? जलने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के संरक्षण के लिए उपयुक्त है? सीढ़ीदार, समोच्च बाउंडिंग, शिफ्टिंग खेती, समोच्च जुताई। तो इसमें जो है सीढ़ी मतलब मिट्टी बहने न पाए उसके लिए क्या क्या किया जाता है? इसमें लिए दो चीज होता है, सीढ़ीदार खेती की जाती है और समोच्च सिंचाई की जाती है। ये जो चीजें हैं ये मिट्टी को क्षरण होने से बचाता है। इसमें ऑप्शन जो है 1 और 3 सही है। देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, ये सीढ़ीदार खेती है। इसमें क्या है, ये पहाड़ी एरिया में की जाती है। तो ऐसे ढलानों पर खेती की नहीं जाती, तो इसको सीढ़ी नुमा बना लेते हैं ताकि यहाँ पानी रुके, इस पे फसल बो सके। तो यहाँ पे मिट्टी अपरदन नहीं होता। यहाँ जो है एक ऊंचाई से मेड़ जैसा बना लेते हैं और ताकि यहाँ पानी आके रुक जाए, मिट्टी भी कट के नीचे न जाए। दूसरी होता है, ये है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग खेती क्या होता है, जंगलों को या पहाड़ी एरिया में कुछ जंगल के पार्ट को काट दिया जाता है टोटली, और फिर वहां खेती की जाती है। तो कई बार जब वहां फसल ले लिया जाता है तो ये मिट्टी जो है इसकी उर्वरकता जो है कम हो जाती है। जब उर्वरकता कम हो जाती है तब यहाँ से लोग शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब फिर दूसरा कहीं जंगल काटेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर यहाँ धीरे धीरे वनस्पति उगेगी, पेड़ उगेगी, फिर वहां पत्तियां गिरेंगी, ह्यूमस बनेगा, सड़ेगा, गलेगा। फिर धीरे धीरे इस मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाएगी और कुछ साल बाद फिर आके हम लोग खेती करेंगे और जहाँ खेती कर रहे होंगे वहां उसको छोड़ देंगे। इसे कहते हैं शिफ्टिंग खेती। ये समोच्च जुताई है, ये सिमिलर टू है सीढ़ीदार खेती। देखो यहाँ पे जो है ऐसे समोच्च सिंचाई है, जो नाली जैसी बनी है, नाली जैसी, जिसमें जो है पहाड़ी एरिया में आलू वगैरह जो जड़ें बनती हैं उसकी खेती करने के लिए यूज किया जाता है। इससे भी जो है मिट्टी अपरदन नहीं होगा, मिट्टी कटेगी नहीं। जैसे यहाँ ढलान मिट्टी बह जाएगी, ढलान में जो नाली नुमा है इसमें रुक जाएगी तो मिट्टी अपरदन नहीं होगा। कुल मिला के इसका आंसर क्या है? सी है। मूल एसआई मात्रक की संख्या कितनी है? तो कुल भौतिक में 7 मूल राशियां हैं और सबके मात्रक हैं, तो इसमें आंसर होगा 7। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले भार, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, टाइम का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, टेम्परेचर का मात्रक जो होता है केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा कितनी है उसका यूनिट जो है मात्रक जो है मोल होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 आंसर सही होगा। टेम्परेचर का जो मात्रक केल्विन है। विद्युत धारा की बात होती है, कहते हैं 10 एम्पियर की करंट। एम्पियर जो है इसका यूनिट है, मात्रक है, यहाँ मात्रक की बात की जा रही है। निम्न में से जो ऊर्जा की मात्रक नहीं है, मतलब ऊर्जा का मात्रक नहीं, जिसमें ऊर्जा नहीं मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा की मात्रक है, जूल तो है ही है, और कैलोरी ये भी ऊर्जा का मात्रक। लेकिन वाट जो होता है, वाट इक्वल टू होता है जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं, मतलब इसका आंसर साफ साफ सी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये भी ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है और एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है। तो ये सब एनर्जी के मात्रक हैं, ये सब एनर्जी। लेकिन वाट जो है वो एनर्जी की नहीं बल्कि शक्ति का है। शक्ति मतलब होता है कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, जिसका मात्रक वाट है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो होता है खगोलीय दूरी का मात्रक है। जैसे एक तारा से दूसरे तारा के बीच कितनी दूरी है उसे प्रकाश वर्ष में मेजरमेंट किया जाता है। तो ये दूरी का मात्रक है। इसका ऐसे अनुमान लगा लीजिए, जैसे प्रकाश जो है
लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। तो इसका जो डेफिनेशन दिया गया है वो एक बताया जाता है कि एक वर्ष में मतलब 365 दिन में प्रकाश जितनी दूर जा सकता है उसी को प्रकाश वर्ष। तो जाहिर सी बात बहुत लंबी दूरी होगी, एक वर्ष में 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चलता है, एक वर्ष में बहुत दूर तक जाएगा। ये डेफिनेशन है, पढ़ लेना, स्क्रीन रोकिए और पढ़ लीजिए। कंप्यूटर में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कौन सा काम करती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये गणना करती है और तार्किक संचालन करती है। अर्थमेटिक ऑप्शन मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, और लॉजिक मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, ये सब लॉजिक है कि ये चीज जो है ये जो है बी से जो है छोटा है, या जो है सी जो है डी से बड़ा है, या एम जो है एन के बराबर है। ये सब लॉजिकल ऑपरेशन है, ये सब तार्किक ऑपरेशन है। और गणना मतलब कि 2 + 2 4, 2 - 2 0, ये सब गणना है। ये सब जो है होता कहाँ पे है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू का एक मुख्य पार्ट होता है। फिर आता है आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ये जो है मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन है, इसे याद रखना चाहिए। तो आप इंटर की बुक में पढ़े होंगे, तो इसका आंसर होगा एंटनी लॉरेंस लेवोस। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध पदार्थ हो सकता है? तो शुद्ध पदार्थ या तो यौगिक होगा या तो मिश्रण होगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, चाहे पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, एसएससी जेईई हो, एसएससी सीजीएल हो। ट्रांस यूरानिक तत्वों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसमें है ग्लेन थियोडर सवोर्थ को जाता है इसका आंसर। ये भी मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन है। वैज्ञानिक जो वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान की बात हो रही है, जीव विज्ञान की बात होती है तो अरस्तु होते, लेकिन वनस्पति विज्ञान की बात हो रही है तो ये चीज ध्यान देने वाली है। इसके हैं थियोफ्रास्टस। वैज्ञानिक जो जीव विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं वो है अरस्तु। ये इस तीनों लास्ट के क्वेश्चन जो विज्ञान से ये कह लीजिए बायोलॉजी से रिलेटेड है और ये हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वही क्वेश्चन सिलेक्ट किया, देखो ऊपर लिखा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है वही शामिल किया गया है। तो दोस्तों धन्यवाद, 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अगला वीडियो जल्दी हम फिर से 25 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं अपलोड करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करें और एजुकेशन से रिलेटेड सभी ग्रुप में शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सब्सक्राइब के बगल की घंटी वाली बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए।